हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम तो पेपर को डिस्कस करेंगे और जो कुछ स्टूडेंट्स के जो डाउट्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो कल तुम्हारा पेपर हो गया सबका कैपेसिटेंस का, ठीक है। वो पेपर मैंने देखा है इजी पेपर था, 2-3 क्वेश्चंस को छोड़कर बाकी क्वेश्चंस इजी थे। कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस लगा या कुछ लगा, तो उस बारे में भी डिस्कस कर लेंगे हम पेपर को, ठीक है। तो स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं पेपर को। मेरे पास पेपर है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसके पास भी पेपर नहीं है अभी, तो वीडियो को पॉज करके जो जहां से भी पेपर अवेलेबल होता है तो उस जगह से तुम पेपर लेकर बैठ जाओ और मैं क्वेश्चंस रीड करूंगा, लिखूंगा नहीं क्वेश्चंस, इसलिए पेपर लेकर बैठ जाओ अच्छे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A and B are connected to each other by a wire। तो दो स्फीयर्स है, एक का रेडियस है A, दूसरे का रेडियस है B, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया एक वायर से। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट द सरफेसेस ऑफ द टू स्फीयर्स इज, तो इन दोनों की सरफेसेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगा उनका रेशियो क्या होगा। तो जब हम क्या करते हैं, एक स्फीयर को दूसरे स्फीयर से जब कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो होता है, तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं रहता। कंडक्टर में हमेशा ऐसा होगा, दो कंडक्टर को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उनमें चार्ज फ्लो होता है एक से दूसरे में, कब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं रहता। तो मान लेते हैं इसकी चार्ज डेंसिटी कनेक्ट करने के बाद सिग्मा 1 हो जाती है और इसकी चार्ज डेंसिटी कनेक्ट करने के बाद सिग्मा 2 हो जाती है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। रेडियस इसकी है, इसकी भी। अब इनका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इसकी सरफेस पे पोटेंशियल, तो कोई कंडक्टर तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला ध्यान होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, किसी स्फीयर की जो कंडक्टिंग स्फीयर उसका पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पर, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा 1a अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2b अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 मिल जाएगा मुझे b बाय a, इसका और इसका दोनों का जो चार्ज डेंसिटी है उनका रेशियो, ये रेशियो होगा, ठीक है। इसको हमने पहले भी बता चुके हैं, जो सिग्मा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a होता है, मतलब रेडियस, जहां पर रेडियस ज्यादा होगी वहां पर चार्ज डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमसे पूछा है कि इसकी सरफेस पर, इसकी सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका रेशियो क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है, ठीक है। तो इसकी सरफेस पर और इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, तो सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, और सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 इसके इक्वल है b बाय a के इक्वल, तो ये हो गया b बाय a, और आंसर आ गया हमारा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, व्हेन air is replaced by a dielectric medium of constant k, the maximum force of attraction between two charges separated by a distance। तो दो चार्जेस है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो उससे उन पे क्या इफेक्ट होगा। तो एक चार्ज q1, दूसरा चार्ज q2, इनके बीच में डिस्टेंस r, तब एयर होती है तो फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब यहाँ पर मीडियम डाल देते हैं इन दोनों के बीच में कंप्लीटली, तो वो हमारा फॉर्मूला हो जाता है F डैश इक्वल्स टू F बाई के, हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट है, कूलम्ब्स लॉ जो पढ़ा था, ठीक है। तो ये k टाइम्स 1 बाई k टाइम्स रहता है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस k टाइम्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा C वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, इसमें हमें दिया हुआ है, ये सेकंड नंबर था, दो मतलब कैपेसिटर दिया हुआ है, स्फेरिकल कैपेसिटर, ये वाली रेडियस R2 दी हुई है, ये वाली रेडियस R1 दी हुई है, कोई चार्जेस इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, जो भी हो, और इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। अब पूछा है हमसे इसका कैपेसिटेंस, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लिखा था हमने, जब बाहर वाले को हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो क्या लिखा था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R, बड़ी वाली रेडियस में छोटी वाली रेडियस, तो बड़ी वाली यहाँ पर R1 है, R1 माइनस R2, जो हमने डेरिवेशन किया था उसमें इसको R2 लिया था, इसको R1 लिया था, तो R2 माइनस R1 लिखा था। यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है,
तो R1 माइनस R2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल आंसर आ गया। ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। फिर है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट्स आफ्टर डिस्कनेक्टेड। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे तो बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद जैसे तुम्हारे बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, चार्ज उसका कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कहीं नहीं जाएगा। बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, चार्ज कहीं नहीं जाएगा, चार्ज कांस्टेंट हो गया। अब द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड एज अ रिजल्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो बैटरी हटा दी, अब कुछ नहीं कनेक्टेड ये तो इस पे चार्ज जो रहता है वो चेंज नहीं होता, Q कांस्टेंट होता है। ठीक है, Q इक्वल्स टू CV, Q कांस्टेंट तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। जब Q कांस्टेंट होगा तो ऐसा लिख देते हैं। अब C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय D। D को मैंने किया इंक्रीज, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीज्ड, तो D इंक्रीज होगा तो C डिक्रीज, C डिक्रीज होगा तो V इंक्रीज, तो V क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजेस। ये भी सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, बैटरी लगी हुई है, की लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखें यहां पर कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बैटरी लग गई V C K। अब क्या बोला है इसमें बोला है हमसे की केस कैप क्लोज किया हुआ है इसको। ठीक है, मतलब करंट फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कांस्टेंट रहेगा। तो जो पहला वाला है V कांस्टेंट रहेगा, V कांस्टेंट रहेगा तो Q इक्वल्स टू CV, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। दूसरा केस की के इज ओपन, ठीक है, और जैसे इसको ओपन करेंगे हम, मतलब एक तरह से बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट होगी तो Q कांस्टेंट, अब Q चेंज नहीं होगा, Q चेंज नहीं होगा तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अब देखो और क्या दिया हुआ है हमसे, और हमसे बोला है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब इसमें और चीज भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनकी जो डिस्टेंस है सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, D को वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। तो D को जब बढ़ाएंगे, दोनों केसेस में बढ़ा रहे हैं D को, तो C जो होगा वो डिक्रीज होगा, D इंक्रीज होगा तो C डिक्रीज होगा, C डिक्रीज होगा तो Q भी डिक्रीज होगा। और यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर भी D को इंक्रीज कर रहे हैं, C डिक्रीज होगा, C डिक्रीज होगा तो V इंक्रीज होगा। मतलब पहले वाले केस में चार्ज डिक्रीज होगा और दूसरे वाले केस में V इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है हमारा Q रिमेन सेम, तो Q यहां पर सेम नहीं रहेगा, Q डिक्रीज होगा, पहला वाला गलत। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं V रिमेन सेम, तो V सेम नहीं रहेगा, यहाँ V इंक्रीज होगा, दूसरा वाला भी गलत। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं V रिमेन सेम, फर्स्ट वाले में V रिमेन सेम सही है ये, एंड हेंस Q चेंजेस, तो V कांस्टेंट रहेगा तो Q चेंज होगा, Q डिक्रीज होगा, थर्ड वाला सही है। और फोर्थ वाला इन टू सेकंड बोथ Q एंड V चेंजेस, तो Q चेंज नहीं होगा, सिर्फ V चेंज होगा। तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ रॉन्ग है, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन है हमारा C वाला, तो C आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड and plate separation 6 centimeter is connected to 1 volt battery and charged। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लो 5 माइक्रोफैरड और एक बैटरी बना लेते हैं। 1 वोल्ट का बैटरी है, 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस है और सेपरेशन 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डी का जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है, ये सेपरेशन, ये डी। A dielectric of dielectric constant 4 and thickness 4 centimeter, constant भी 4 है, thickness भी 4 है, is introduced between the plates of capacitor the additional charge that flows from the capacitor into the capacitor। कैपेसिटर में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो पहले चार्ज निकाल लो इसके ऊपर। तो Q इक्वल्स टू इनिशियली चार्ज था इसके ऊपर CV 5 into 1 5 माइक्रोकूलम। अब क्या किया, अब यहाँ पे लगा दिया हमने, इसके अंदर डायरेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी 4 सेंटीमीटर की, और K का वैल्यू भी 4।
तो जब पार्शियल इंसर्ट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या लिखा था, C डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन जितनी थिकनेस है, थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक थिकनेस D माइनस T अपॉन डाइलेक्ट्रिक। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम होगा यहाँ पर, तो उसको 1 ले लेते हैं। ये है अब वैल्यूज इसकी पुट करेंगे तो T का वैल्यू कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और D माइनस 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट A 4/4 और ये 6 माइनस 4 2 हो जाएगा ये, तो ये देगा एप्सिलॉन नॉट A/3। सॉल्व करेंगे और इससे पहले क्या था, एप्सिलॉन नॉट A/D, D का वैल्यू 6। तो पहले था C इतना जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो C की वैल्यू क्या हो गई, नहीं ये हो गई। तो इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करेंगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ C है, इसको कंपेयर करें 2 टाइम्स ऑफ C और ये 5 माइक्रोफैरेड है हमारा, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड। ये 10 माइक्रोफैरेड हो गया तो नया चार्ज हो जाएगा हमारे पास C-V 10 माइक्रोकूलम। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज था 5 माइक्रोकूलम, जब हमने डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटेंस चेंज हो गया, डबल हो गया, तो चार्ज भी इस पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस पर पहले 5 माइक्रोकूलम चार्ज था इस प्लेट पर, अब टोटल 10 हो गया, तो 5 से 10 हुआ, मतलब कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो पहले 5 था, 5 से 5 और ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, मतलब बैटरी से कितना चार्ज फ्लो कैपेसिटर प्लेट पर 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। इनिशियली इतना, फाइनल इतना, चेंज कितना हुआ 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। A parallel plate air capacitor has capacitance C। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फिर कैपेसिटेंस उसका कितना है, C है, ठीक है। When it is half filled with a dielectric slab parallel to the plates of dielectric constant 5, the percentage increase in its capacitance। पहले कुछ नहीं है, डिस्टेंस D लेते हैं, एरिया A, एयर है यहाँ पर, तो C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A/D, सिंपल फॉर्मूला। अब आधा क्या किया, इसको डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया D/2 डिस्टेंस को, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 5 है, ठीक है। तो अब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा नया, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट A थिकनेस D/2 अपॉन डाइलेक्ट्रिक प्लस इसकी थिकनेस भी D/2 होगी अपॉन डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर क्या कुछ नहीं है वैक्यूम में, तो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, या एयर उसका भी 1 लेते हैं अप्रॉक्स। सॉल्व करेंगे इसको तो ये D/10 और D/2 ऐड करना आता है तुम्हें, 1/10 प्लस 1/5, so 1/2, तो ये 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 6/10, दैट मींस 5 एप्सिलॉन नॉट A/3D, मतलब कितना हो गया ये 5/3C। तो पहले डाइलेक्ट्रिक, पहले C था, आधा हमने फिल किया, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो 5C/3 हमारा न्यू आ जाएगा। अब पूछे परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, परसेंटेज इंक्रीज ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, C डैश माइनस C अपॉन C इंटू 100, तो ये 5/3 माइनस C 2/3 इंटू 100, सॉल्व करेंगे 66.67%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड वाला 66.6, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। In a parallel plate capacitor the capacity increases, कैसे, डाइलेक्ट्रिक डाल दो इंक्रीज हो जाएगा, एरिया बढ़ा दो इंक्रीज हो जाएगा, D को डिक्रीज कर दो इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो। फर्स्ट ऑप्शन है एरिया ऑफ प्लेट डिक्रीज, नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेस, इसको इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं होगा इंक्रीज। एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज, एरिया को इंक्रीज करेंगे तो C इंक्रीज हो जाएगा, तो ये आंसर, एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गया है। Capacitance of a parallel plate capacitor with air as medium 3 microfarad. With the introduction of dielectric medium between the plates, the capacitance become 15 microfarad. तो 3 से 5 हो जाता है, पहले 3 था तो कुछ नहीं था, अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो K टाइम्स हो जाता है, वो 15 हो गया। तो यहां से किसकी वैल्यू बता सकते हैं हम, K की वैल्यू कितनी आएगी कंपेयर करेंगे तो 5,
हमसे पूछा है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी होती है के एप्सिलॉन नॉट, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो मीडियम की परमिटिविटी, तो 5 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10⁻12, सॉल्व करोगे तो ये 44 समथिंग कुछ आ जाएगा इनटू 10⁻12, ऐसा ऑप्शन है 0.44 10⁻10, ठीक है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इन का आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे ये पिछले 2-3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एरिया A and separated by distance D is filled by copper plate of thickness D। तो ये है, ठीक है, इसमें हमने कॉपर प्लेट डाल दी जिसकी थिकनेस D है, टोटल D है, बचा हो जाएगा D माइनस B, ठीक है, ये कॉपर है, मेटल है, और मेटल के लिए K का वैल्यू मैंने बताया था, K का वैल्यू मेटल के लिए इंफिनिटी होता है। फॉर्मूला पार्शियली फील्ड है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी, थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैक्यूम का 1, ये तो 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा फाइनली एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस B। तो ये तो जो मेटल डाला ये काम में नहीं आएगा, हमारे कैपेसिटेंस की थिकनेस सिर्फ इतनी सी रह जाएगी अगर हम मेटल प्लेट डालते हैं तो, ठीक है। तो ये भी सिंपल ही था क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंच जाते हैं। 11 है हमारा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 2 वोल्ट बैटरी, तो 2 वोल्ट की बैटरी है, उसके अक्रॉस हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को लगाया है एंड उसको चार्ज कर दिया। तो बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और ग्लास सेल को इंट्रोड्यूस कर दिया उसके बीच में, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ऐसे समझ लो, बैटरी हटा दी, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो जैसे ही बैटरी हटाएंगे तो दिमाग में क्या आना चाहिए, क्यू कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, ठीक है, चार्ज कांस्टेंट, तो क्यू इक्वल टू सीवी होता है हमारा, और एनर्जी का फॉर्मूला जैसे क्वेश्चन में शायद एनर्जी पूछिए, हाँ सब कुछ चीज पूछा है, तो क्यू इक्वल टू सीवी, चार्ज कांस्टेंट है तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, एनर्जी का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बाय 2c, ठीक है, क्यू कांस्टेंट तो यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स क्वांटिटी डिक्रीजेस जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं, तो कौन कौन चीज डिक्रीज होगी, डिक्रीज क्या क्या होगी। तो जैसे मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालता हूं, सी का वैल्यू इंक्रीज होता है, सी इंक्रीज होगा, चार्ज तो कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिक्रीज, एनर्जी डिक्रीज। ऑप्शन में क्या क्या है, चार्ज और पोटेंशियल, तो चार्ज नहीं होता डिक्रीज, सिर्फ पोटेंशियल हो रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड वाला ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी स्टोर्ड, वो डिक्रीज होंगे दोनों, तो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, तो सेकंड वाला सही है। थर्ड वाला एनर्जी स्टोर्ड एंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस डिक्रीज नहीं होता, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, तो एनर्जी वाला तो ठीक है डिक्रीज होना, बट कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, तो थर्ड वाला गलत हो जाएगा। ऐसे फोर्थ वाला भी गलत हो जाएगा, उसमें कैपेसिटेंस और चार्ज दिया हुआ है, दोनों एक तो कांस्टेंट रहेगा और एक इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज और चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो 11 में बी आंसर आ जाएगा हमारा, यहां से देख के समझ सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करें, फिर वही सेम क्वेश्चन उसी तरह का। अ कैपेसिटर हैज सम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन प्लेट्स, उसकी प्लेट्स के बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स, मतलब बैटरी से कनेक्टेड है, डीसी सोर्स मतलब डायरेक्ट करंट सोर्स, बैटरी से कनेक्टेड है। द बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड, अब उसको हटा दिया हमने और डाइलेक्ट्रिक को निकाल दिया बाहर, तो मतलब हमने क्या किया, उसको चार्ज कर दिया था फुल, डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ था इसके अंदर, ठीक है, बैटरी हटा दी, बैटरी हटा दी, क्यू कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, अब C इक्वल टू के एप्सिलॉन और A बाई डी, पहले से पार्शियल लगाओ कुछ लगाओ, मतलब के का मतलब अब थोड़ा सा भी डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो C का वैल्यू इंक्रीज होता ही है, पर जब मैं उस डाइलेक्ट्रिक को बाहर निकाल दूंगा, जब डालेंगे तो बढ़ेगा, बाहर निकालेंगे तो डिक्रीज होगा, तो C क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज, और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है इस केस में, तो यहाँ पर V क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और बात करें हम एनर्जी की, एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो ये क्या हो रहा है, C की वैल्यू डिक्रीज होगी तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज,
बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हम लिख सकते हैं V बाई डी, डी सेपरेशन, डी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में। V इंक्रीज हो रहा है तो EV क्या होगा, इंक्रीज। अब देखो ऑप्शन में कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, तो नहीं होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। एनर्जी स्टोर्ड विल डिक्रीज, तो एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाला सही है। और लास्ट वाला वोल्टेज डिक्रीज, तो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज नहीं हो रहा, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब उससे पहले वाला क्वेश्चन था 11 और ये 12, ये बस उल्टे, उसमें डायरेक्ट्रिक डाल रहे थे, इसमें डायरेक्ट्रिक निकाल रहे हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। फाइनली एक सर्किट मिला है हमें। तो इसमें चारों कैपेसिटर सेम है, सब 20 माइक्रोफैराड के, और ऐसा लगे हुए हैं कुछ, एक इधर है, एक यहां पर है, एक यहां पर, और ये 600 वोल्ट यहां पे अप्लाई किया हमने दोनों के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहां पर बैटरी लगी हुई, इससे मान सकते हो। ये 20 माइक्रोफैराड, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। पूछा गया हमसे पूछा है इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ऑब्वियसली ये तीनों सीरीज में दिख रहे हैं हमें, तो कितना हो जाएगा 20/3 और ये पैरेलल में, तो पैरेलल में ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 80/3, ठीक है। तो 80/3 के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा 26.67। तो सिंपल सा इक्वेशन भी एकदम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड, 3 कैपेसिटर, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है 4 माइक्रोफैराड, आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज 6। तो 4 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर है, अगर मैं तीनों को सीरीज में लगाता हूं तो क्या मिलेगा, 4 4 4 सीरीज में 4/3। तीनों को पैरेलल में लगाता हूं 4 4 4 12। और कैसे लगा सकते हैं, 2 को पैरेलल में लगा दो, एक को सीरीज में, तो 4 और 4 8, 8 और 4 8/3, और 2 को सीरीज में लगा दो, उनको एक को पैरेलल में, 4 4 4 2 और 4, ये हो जाएगा 6। हमसे यही वाला पूछा है, 6 किस में मिलेगा, 6 वाला किस में मिल रहा है, इस वाले में, 2 सीरीज में और एक पैरेलल में। तो ऑप्शन है कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया हमारा। तो ये सारे अभी तक सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। तो 15 में 2-3 स्टूडेंट्स को शायद डाउट है, कैसे करें सर। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब बनाते कैसे इसको समझ लेते हैं एक बार। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ 8 माइक्रोफैराड एंड 250 वोल्ट। मतलब कैपेसिटर दिए हुए हैं जिनका कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड है और वोल्टेज जो है वो 250 वोल्ट है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं 250 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस लगा देता हूँ, 250 वोल्ट से ज्यादा लगा देता हूँ, तो ये कैपेसिटर जो होगा खराब हो जाएगा। इसके बीच का जो डाइलेक्ट्रिक है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में बताया था मैंने कि बहुत ज्यादा वोल्टेज या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक से जो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स से डिटेड हो जाते हैं और वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो उसको डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोल सकते हो जॉब तुम कि ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, इससे ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा, काम नहीं देगा। तो मैक्सिमम इतना अप्लाई कर सकता हूं। मुझे बनाना है एक कंपोजिट कैपेसिटर जिसकी टोटल कैपेसिटी 16 माइक्रोफैराड होनी चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस 1000 वोल्ट अप्लाई करना चाहिए। तो 8 से 16 तो मैं बहुत इजी से बना सकता हूँ। 8 और 8 को दोनों को किस में लगा दो, पैरेलल में, ठीक है। तो 16 हो गया, पर मैं इसके क्रॉस 1000 वोल्ट नहीं लगा सकता क्योंकि 1000 वोल्ट लगाते ही ये 250 से क्रॉस हो गया, इसमें 250 से क्रॉस हो गया, दोनों कैपेसिटर खराब हो गए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, उनको खराब होने से बचाएंगे। खराब होने से कैसे बचाएंगे, उनको मैक्सिमम में 250 वोल्ट ही दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। उससे कम दे सकते हैं भले 250 वोल्ट से, और उससे ज्यादा नहीं देंगे। अब मुझे चाहिए इसमें क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर, तो मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर चाहिए तो मैं मैक्सिमम वोल्टेज देने का ट्राई करूंगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज दे रहा हूं यहाँ पर 250 दे रहा हूं सबको,
तो जब 1000 को 250 में बांटना है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो 250 इसको मिला, 250 इसको मिला, 250 इसको मिला, 250 मिला, तो टोटल ऐड करेंगे तो टोटल 1000 हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस को देखना है। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सब पर। और जब ये एक ये भी 8 माइक्रोफैरेड है, 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 और इन चारों को मैं सीरीज में अगर सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा मुझे 8/4, दैट मींस 2 माइक्रोफैरेड। पर मुझे चाहिए कितना? मुझे चाहिए 16। मुझे चाहिए 16, मतलब यहाँ पर वैल्यू 16 मिली थी। 16 कब मिलेगी? जब ये 8 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो तभी तो 16 मिलेगा। तो ये 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर 8 कैपेसिटर लगाऊंगा मैं टोटल पैरेलल में, ऐसे टोटल 8 कैपेसिटर, ऐसे यहाँ पर भी टोटल 8 कैपेसिटर, यहाँ पर भी टोटल 8, यहाँ पर भी टोटल 8। तो देखो ये 8 इंटू 8 ये हो गया 64 टोटल, ये भी 64, ये भी 64, ये भी 64 माइक्रोफैरड। 64 माइक्रोफैरड, 64 माइक्रोफैरड, 64 माइक्रोफैरड, 64 माइक्रोफैरड, 64 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 16 हो गया। कितने कैपेसिटर लगे? 8 यहाँ लगे, 8 यहाँ लगे, 8 यहाँ लगे, 8 यहाँ लगे, तो 8 इंटू 4 32। तो नंबर ऑफ कैपेसिटर 32 हो गया। तो करना क्या है? सबसे पहले पोटेंशियल को डिवाइड करना है जिससे वो 250 से क्रॉस नहीं हो, मैक्सिमम लिमिट से क्रॉस नहीं हो। फिर पैरेलल सीरीज देखना है सिंपल, बस हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कैपेसिटेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, एनर्जी बतानी है। बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एकदम। U इक्वल्स टू हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी का वैल्यू 700, पी को दैट मींस 10⁻⁻12, बी स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10⁻⁴। सिंपलीफाई कर लेंगे इसको, 350 10⁻⁻8, या फिर इसको लिख देंगे हम 3.5 10⁻⁻6 जूल। ऐसा ऑप्शन है सेकंड वाला, वो करेक्ट हो जाएगा। 16। क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, A metallic sphere of radius 18 centimeter has given a charge, एनर्जी बतानी है। इसको चार्ज दिया Q, इसकी रेडियस है R। तो कोई भी कंडक्टर है उसमें स्टोर्ड एनर्जी लिखी थी हमने Q²/2C। C उसका कैपेसिटेंस कंडक्टर का और Q उस पे चार्ज। C को स्फेरिकल के लिए क्या ले सकते हैं? स्फेरिकल कंडक्टर के लिए 2 × 4πε0r। वैल्यू पुट कर दो। Q का वैल्यू कितना है हमारे पास? 5 × 10⁻⁻6 स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 2 एज इट इज 1/4πε0, 9 × 10⁻⁹, 1/4πε0, और R की वैल्यू है 18 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लो इसको, ये से 2 टाइम्स कैंसिल, 25/4 10⁻⁴ देखेंगे -10, ये -1, 2.4 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 0.6, 2.5 डिवाइड बाय अप्रॉक्स 0.6 जूल आ जाएगा। तो ऐसा का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, A capacitor of 4 microfarad is connected as shown in the figure. The internal resistance of battery is 0.5 and the amount of charge on the capacitor plates will be, ये बताना है। ठीक है, तो ये सर्किट वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये 4 माइक्रोफैरड, 10 ओम, 2 ओम, 2.5 वोल्ट, इसमें कैपेसिटर पे चार्ज होना है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें एक और लाइन लिखी हुई है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो ये बैटरी हमारी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब बैटरी के साथ ही रेजिस्टेंस आएगा, बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस और लगा देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.5 ओम। अब ये कैपेसिटर दिख रहा है और सर्किट दिख रहा है, तो ये आरसी सर्किट हो गया, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। तो इसमें हमने बताया था, तो जैसे यहाँ भी कैपेसिटर लगा होता है, जैसे वो फुली चार्ज होता है उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। जैसे फुली चार्ज हुआ यहाँ पे करंट 0 हो जाएगा, बिल्कुल भी करंट नहीं जाएगी जैसे कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा।
अब जिस सर्किट में करंट नहीं जाती उसको हम हटा देते हैं, तो जहां पर भी कैपेसिटर लगा होता है जिस भी ब्रांच में, उसको क्या कर देते हैं हम हटा देते हैं और बाकी बचे हुए सर्किट को सॉल्व करते हैं। इस टाइप की इक्वेशन में क्या करते हैं, जहां पर भी कैपेसिटर लगा हुआ है उसको हटा देंगे, बाकी बचे हुए सर्किट को सॉल्व करेंगे, तो बाकी बचे हुए सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सर्किट दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। इसमें तुम करंट की वैल्यू बता सकते हो, बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, आई का वैल्यू, तो बैटरी का वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 2 ओम और ये 5 ओम दोनों सीरीज में, यहाँ पर देखो सेम करंट फ्लो होगा, यहाँ से आएगा, कहीं भी डिवाइड नहीं होगा, ऊपर तो जाएगा नहीं करंट, तो करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये और ये सीरीज में दोनों, तुम्हें पैरेलल दिख रहा होगा दिखने में, और वो दिखने से नहीं होता है पैरेलल, करंट से पता चलता है, करंट अलग अलग जा रही है, जैसे डिवाइड हो रही है, यहां से करंट आई, ये डिवाइड होगी तो ये पैरेलल में, यहां से ये करंट डिवाइड होगी तो ये पैरेलल में, ठीक है, सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों में सेम करंट जा रही है, तो ये पैरेलल में नहीं सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज में 2 और 0.5 2.5, तो करंट जो फ्लो हो रहा होगा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता हूँ, V की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर I into R, सिंपल ओम्स लॉ 10th क्लास, 1 into 2 वोल्ट, तो इस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस होगा वही इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस होगा, और जो इस पॉइंट के क्रॉस होगा वही कैपेसिटर के क्रॉस भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो कोई करंट फ्लो हो रहा तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, तो मतलब ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है पूरा का पूरा कैपेसिटर को मिलेगा, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट, कैपेसिटेंस कितना है 4, तो चार्ज क्या हो जाएगा CV 2 into 4 8 माइक्रोकूलम, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये ठीक क्वेश्चन था एक, तो मैं किसी को डाउट वगैरह होगा शायद इसमें भी, तो अब शायद समझ में आ गया होगा। क्या किया, जहां भी कैपेसिटर लगा हुआ है उसको हटा दो, पहले उसको हटा दिया हमने, बाकी बचे हुए सर्किट को सॉल्व कर लिया, ठीक। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब बैटरी के साथ ही रेजिस्टेंस लगा होता है, ये दोनों सीरीज में, तो टोटल 2 + 0.5 2.5, करंट 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, और जो इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, पूरे के क्रॉस पैरेलल, जो इसके क्रॉस होगा वही पूरे इसके क्रॉस होगा, और इस पर 0 होगा, क्यों? क्योंकि करंट 0 है, यहाँ पर कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, करंट 0, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा, पूरा का पूरा 2 वोल्ट कैपेसिटर को मिलेगा, और 2 वोल्ट पूरा का पूरा कैपेसिटर को मिलेगा, तो इतना उस पर चार्ज आएगा। ये भी समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी प्लेट्स के बीच में डायरेक्टली डाला हुआ है अलग अलग डिस्टेंस पर, यहां पर K1 D1 डिस्टेंस पे, यहां पर K2 D2 डिस्टेंस पे, और ये टोटल D है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट C की वैल्यू बताना, तो C का फॉर्मूला सिंपल है, एप्सिलॉन नॉट A/D, थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक, थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक, सिंपलीफाई कर लेंगे इसको, तो एल्शियम K1 K2 पर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A और ये K2 D1 प्लस K1 D2। अब अगर इस पूरे के अंदर K भरा हो, बस सेपरेशन D मतलब D1 प्लस D2, तो K उसको कैसे लिख देंगे, K एप्सिलॉन नॉट A/D, D का वैल्यू D1 प्लस D2। अब हमें क्या करना है, इस K का वैल्यू बताना है, तो D1 प्लस D2 को इधर ले आएंगे, तो फाइनली K ऐसा लिखेगा K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A D1 प्लस D2 अपॉन K2 D1 प्लस K1 D2, तो ये हमारा इफेक्टिव K हो जाएगा, तो उसका वैल्यू पूछा है हमसे, तो ऐसा ऑप्शन है तो सही इसमें, पर वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया उसमें, ग्लास थोड़ा सा, ऑप्शन सी है, एप्सिलॉन नॉट A नहीं आएगा, जो ऑप्शन सी है हमारा, उस ऑप्शन सी में K1 D1 लिखा हुआ है, वो K2 D1 होगा, तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर ही इसलिए मिस्टेक है, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 19 को बोनस कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन एकदम सही है, बस ऑप्शन में छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस वजह से बोनस हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, दो हमारे पास कंडेंसर मतलब वही कैपेसिटर ही होता है, तो दो कंडेंसर है, कैपेसिटर है,
एक की कैपेसिटी सी, दूसरे की C/2, बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो उसको चाहो तो तुम ऐसा बना दो, ठीक है, B/2। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस B रहेगा, इसके क्रॉस में B रहेगा, तो इसकी एनर्जी हाफ CV² और इसकी भी एनर्जी हाफ CV², टोटल 3/4 CV²। तो इतना एनर्जी इसमें क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है हमसे वर्क डन इन चार्जिंग फुली बोथ द कंडेंसरीज, तो वर्क डन कितना होगा। अगर मान लो क्वेश्चन में से लिखा होता वर्क डन बाय बैटरी, इन चार्जिंग द कैपेसिटर, तो जो टोटल एनर्जी होती है उसका जस्ट डबल होता है, ये बता चुका हूं मैं। यहां से वर्क डन होता है, उसमें आधा पार्ट तो एनर्जी स्टोर हो जाता है और आधा हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। वर्क डन बाय बैटरी है। अगर सिंपल वर्क डन पूछा है तो सिंपल वर्क डन को हम ऐसा बोल देते हैं चेंज इन एनर्जी। सिंपली अगर वर्क डन पूछा है तो चेंज इन एनर्जी बोल देते हैं। चेंज इन एनर्जी मतलब इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस। इनिशियली जब ये चार्ज नहीं थे तो एनर्जी 0, फाइनली जब चार्ज होगा तो टोटल एनर्जी इतना, तो ये हो जाएगा 3/4 CV²। अगर क्वेश्चन में पूछता है स्पेशली वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी कितना वर्क कर रही है, तो जस्ट इसका डबल हो जाता, ये आंसर होता। अगर वर्क डन बाय बैटरी पूछा तो उसमें बैटरी नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम इसी आंसर को सिंपली कंडीशन में इसी को हम कंसीडर करेंगे चेंज इन एनर्जी वाले इस फॉर्मूला को। तो इनिशियली जब चार्ज है तो एनर्जी 0, फुली चार्ज हो गई जितना एनर्जी, तो वर्क डन को हम ऐसा लिख देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब हम जो हमारा न्यूमेरिक रेस्पॉन्स वाले जो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो न्यूमेरिक रेस्पॉन्स में क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे पास सर्किट बना हुआ है, ठीक है, तो टेढ़ा बना हुआ है, इसको चाहो तो मैं इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। मैं ऐसा बना देता हूं, एक ही बात है कैसे भी बना दो, ठीक है। ऐसे मुझे क्या थोड़ा जल्दी समझ में आता है, अगर तुम्हें भी ऐसे अगर जल्दी समझ में आता है तो तुम उसको ऐसे घुमा सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं होती घुमाने में, ठीक है। C1 का वैल्यू 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 3.5 माइक्रोफैरड, और साथ में इनकी ब्रेकडाउन वोल्टेज भी दिए हुए हैं, मतलब इसका 100 वोल्ट है, इसका 50 वोल्ट है और इसका 1000 वोल्ट 400 वोल्ट है। मुझसे इससे पूछा है कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज इनमें हम प्लेस कर सकते हैं जिससे ये ऑपरेट कर सके, खराब नहीं हो। तो खराब नहीं हो तो इस पर 100 से ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए, इस पर 50 से ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए, इस पर 400 से ज्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इस पे पूरे पे 400 लगा देता हूं तो 400 दोनों में बटेगा, और किस रेशियो में बटेगा, तो जो इसमें क्या होगा, सी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी होता है, क्योंकि सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से V1/V2 जाता है, C2/C1 आता है, C2 का वैल्यू 6/2, इट मींस 3:1। तो जो पोटेंशियल होगा वो 3:1 में बटेगा हमारा। तो अगर मैं 400 देता हूँ तो 400 को 3:1 में बांटोगे तो 300 इसको मिलेगा, 100 इसको मिलेगा, 300 100 से क्रॉस हो गया, खत्म हो गया कैपेसिटर, काम का नहीं रहा। तो मैं 400 तो अप्लाई कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे यहीं से देख के चलना है। तो मुझे क्या पता चल रहा है कि यहां से अगर इस पे 1 वोल्ट है तो इस पे 3 वोल्ट रहेगा, इस पे 1 वोल्ट है, इस पे 3 वोल्ट। अगर इस पे मैं मैक्सिमम इसका 50 वोल्ट अगर कर देता हूं तो इस पे कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स मतलब 150 वोल्ट। 150 वोल्ट 100 से क्रॉस हो गया, तो मैं इस पे 50 वोल्ट भी नहीं दे सकता। तो मैं क्या करूंगा, इसी को मैक्सिमम ले लूंगा। इस पर 100 वोल्ट है तो इस पे इसका 1/3 इतना हो जाएगा, 100/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 400/3। इसको मैक्सिमम इतना दे सकता हूँ। ये 100/3 33 पॉइंट समथिंग होता है, तो 50 को क्रॉस नहीं कर रहा है, मतलब ये भी खराब नहीं होगा, ये भी खराब नहीं होगा, और ये 400 पे खराब होगा, और ये 400/3 है तो ये भी खराब नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं मैक्सिमम ए और बी के बीच में कितना लगा सकता हूँ, 400/3, इसको ऐसे लिख दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो 21 में 4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा,
a leaky parallel plate capacitor is filled completely with material having dielectric constant K and electric conductivity sigma. If the charge on the plate is capacitor is Q की वैल्यू दी हुई है, लीकेज करंट बतानी है, तो करंट लीक होती है कैपेसिटर से, करंट डिस्चार्ज होता है ये कब, डिस्चार्जिंग सर्किट में, ये आर ये सी, ठीक है। और करंट का फॉर्मूला लिखते हैं, जो करंट फ्लो होती है इसमें क्या होता है, करंट का फॉर्मूला I इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये लिखते हैं, ठीक है। और आई नॉट होता है हमारा वी नॉट अपॉन आर, या फिर वी नॉट को लिख सकते हैं क्यू बाय सी आर। तो ऐसा फॉर्मूला तुम्हें ध्यान आ रहा होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग में हमने पढ़ा था। अब हमें दिया हुआ है Q का वैल्यू दिया हुआ है, इनिशियली मैक्सिमम t इक्वल 0 पर Q का वैल्यू है, C का वैल्यू नहीं है, R का वैल्यू नहीं है, क्या करें। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि जो प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये डिस्टेंस d में मान लेता हूं, मेरी तरफ से एरिया मान लेता हूं a, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं k, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। तो c को तो लिख सकता हूं मैं इजीली, c को क्या लिख दूंगा, k एप्सिलॉन नॉट a बाय d। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की, r कहां से आएगा। तो देखो 10th क्लास में तुमने पढ़ा था, कोई भी वायर है ऐसे, एरिया उसका a, लेंथ है उसकी l, रेजिस्टिविटी है उसकी रो, तो इसका रेजिस्टेंस होता है रो l अपॉन a, ठीक है। अब वो चाहे सिलेंड्रिकल हो या फिर वो क्यूब की फॉर्म में हो, क्यूब तो नहीं मतलब रेक्टेंगुलर शेप में हो जाएगा ये, इस तरह से, ऐसा मान लो, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इसका a, लेंथ इसकी l, रेजिस्टिविटी रो, तब इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लिख सकता हूं। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसको भी तुम ऐसे मान सकते हो, इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे बना लो, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है पूरी, एरिया इसका a, ये d और रेजिस्टिविटी रो, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या लिख देंगे, रो a बाय d, और रो की जगह लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सिग्मा। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी पता होगा तुम्हें, रेजिस्टिविटी रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी के। तो देखो यहां से मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं इधर ही, सी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो सी आर की वैल्यू क्या है, सी आर, सी को लिखा है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, आर को ए अपॉन सिग्मा डी, ये गलत लिखा पहुंचते हैं हमने, रो एल बाई ए होता है, तो रो डी अपॉन ए होगा, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई हमसे, अब सही हो गई। तो ये हो गया हमारे पास डी अपॉन सिग्मा ए से ए कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो ये सी आर की जो वैल्यू है ये के एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा में मिल जाएगी। अब चाहे तो उसको यही कैलकुलेट कर लें, के का वैल्यू है 5, 8.85 10 raised to power minus 12, सिग्मा है 7.4 10 raised to power minus 12, तो ये तो हो गया कैंसिल, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स 6 के आसपास आएगा, ठीक है। अब इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं, I इक्वल्स टू Q का वैल्यू है हमारे पास 8.85 माइक्रोकूलम, CR का वैल्यू 6, e टू द पावर t का वैल्यू 12 और ये 6, ये I इक्वल्स हो जाएगा 8.85 बाय 6 और ये e टू द पावर माइनस 2, तो ये इसको 8.85 बाय 6 और ये 1 अपॉन ई स्क्वायर, ई का वैल्यू अप्रॉक्स 2.71 होता है, ठीक है। और इसका स्क्वायर जब करेंगे या फिर 1 अपॉन ई की वैल्यू अप्रॉक्स 0.37 के आसपास होती है, इसका जब स्क्वायर करेंगे हम, ये 37 का स्क्वायर होता है,
ठीक है, अप्रोक्स कितना जाएगा 0.1369 के आसपास, तो 0.14 कर लेते हैं इसको। ये 8.85 डिवाइड बाय 6 0.14, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये अप्रोक्स इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के आसपास हो जाएगा ये, मतलब 1.2 डिवाइड बाय 6, तो ये 0.2, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻⁻1, तो अप्रोक्स हम निकालेंगे तो 12 में हम आंसर बता देंगे, 2 के आसपास हमारा आंसर आएगा इसका, तो ये 22 का हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये आउट ऑफ सिलेबस तुम्हें लगा होगा। ये वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं यहाँ तक, तो सी और आर को इमेजिन करके लिखना था, मतलब सी क्योंकि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके लिए के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, उसका रेजिस्टेंस ऐसे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस 22 वाले क्वेश्चन में थोड़ी बहुत परेशानी हुई होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अ कैपेसिटर हैज चार्ज 50 माइक्रोकूलम and the gap between the plates is filled with glass wool, ठीक है, तो 120 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज फ्लो होता है बैटरी से, तो डायरेक्ट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, तो पहले 50 माइक्रोकूलम है चार्ज, बैटरी लगी हुई है 50 माइक्रोकूलम, अब भर दिया डाइलेक्ट्रिक, तो क्या बोल रहा है वो कि यहां से 120 और फ्लो होता है, तो 50 पहले से 120 और आएगा, तो टोटल हो जाएगा कितना 170 माइक्रोकूलम। अब इसमें V कांस्टेंट रहता है, जब बैटरी लगी होती है तो V कांस्टेंट होता है, तो Q इक्वल्स टू CV, V कांस्टेंट है तो Q प्रोपोर्शनल टू C, ठीक है। तो चार्ज कितने टाइम्स होते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 मिल जाएगा मुझे 50 बाय 170, ठीक है। अब C का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी पहले और C2 K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा 1 बाई K, तो K का वैल्यू मिल जाएगा मुझे फाइनली 17 बाय 5, दैट मींस ये हो जाएगा 3.4, तो 3.4 इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेंटेन्ड एट अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, डिस्टेंस फिक्स है उसकी, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है। अब बोला है सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस पे रखा हुआ है, इस पे 3 mm थिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, मतलब प्लेट्स के बीच में 3 mm की स्लैब डाल रहे हैं, डिस्टेंस d मान लेते हैं, 3 mm की स्लैब डाल दी हमने, इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल, तो ये आइसोलेटेड, देखो स्टार्टिंग में लिखा है आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो जैसे आइसोलेटेड होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आइसोलेटेड पर चार्ज कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट होगा तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। तो जैसे स्लैब डालूंगा तो C की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, C इंक्रीज होगा तो V क्या होना चाहिए, डिक्रीज। पर इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि सेम पोटेंशियल मेंटेन रखना है, मतलब V का वैल्यू सेम होना चाहिए, V सेम होना चाहिए मतलब C भी सेम होना चाहिए, C सेम होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर रहा है वो, जो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो उसकी वजह से उसको क्या कर रहा है, डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। कितने इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इंक्रीज बाय 2.4 mm, 2.4 mm से इंक्रीज कर देता है दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे वो C को डिक्रीज करेगा, स्लैब डालेंगे वो इंक्रीज करेगा। इस तरह से होगा कि पहले और बाद में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सेम है, मतलब C की वैल्यू सेम आएगी। तो पहले एप्सिलॉन नॉट A बाई डी टोटल थिकनेस थी, अब D इसको क्या है, सेपरेशन बढ़ा दिया, जैसे स्लैब डाली सेपरेशन बढ़ा दिया इसका, कितने से 2.4 से, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी वो D प्लस कितना mm है, 2.4 mm। तो पहले D थी, अब टोटल D प्लस 2.4 mm होगी। डायरेक्टरी स्लैब 3 mm की डाली हमने थिकनेस की, तो अब कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, जब पार्शियली फिल करते हैं तो पार्शियली फिल करते हैं, तो थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो 3 अपॉन K प्लस बचा हुआ, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, टोटल इतना है उसमें से 3 mm को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो D प्लस 2.4 माइनस 3 ये टोटल है, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया,
ठीक है, d प्लस 2.4 टोटल, उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, बचा हुआ जाएगा ये सेपरेशन। सॉल्व कर लो इसको, ये एप्सिलॉन नॉट ये तो कैंसिल, इन दोनों को बराबर रख देते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। तो d इक्वल्स टू 3/k प्लस उसमें से क्या होगा, वो सब्ट्रैक्ट होगा, तो हो जाएगा d और माइनस 0.6, डी और डी कैंसिल, 0.6 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.6 इक्वल्स टू 3/k, तो k का वैल्यू 3/0.6, तो ये हो जाएगा हमारा 30/6, दैट मींस 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा 524 का। 25 है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर कैपेसिटेंस 10 पिकोफैराड है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, एंड द स्पेस बिटवीन द इज फिल्ड विद अ सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, तो डिस्टेंस को हाफ कर दिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और भर दिया उसके अंदर। तो पहले था c इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a बाय d, ये 10 के इक्वल था। अब क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, k का वैल्यू 4, तो k एप्सिलॉन नॉट a और डिस्टेंस को कर दिया हाफ, ये 2 पर जाते 8 एप्सिलॉन नॉट a बाय d, इसका वैल्यू 10 है तो इसका हो जाएगा 80। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। तो इसमें जो एक क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, वो बोनस होगा क्योंकि इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, उस वजह से, ठीक है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस थे 3-4 को 2-3 को छोड़कर बाकी सारे सिंपल क्वेश्चन थे, डायरेक्टली हमारा आंसर आता है इजीली। 1-2 क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी है, ठीक। अब इसके बाद क्या, ये तो पेपर का डिस्कशन हो गया। अब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे डाउट पूछे थे कमेंट सेक्शन में, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो क्या था, जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए सॉल्व करने के लिए, तो उसमें एक डाउट आया कि स्टूडेंट को क्या है कि जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स, तो फोर्स बिटवीन द प्लेट्स का फॉर्मूला होता है q² / 2 एप्सिलॉन नॉट a, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा q/ एप्सिलॉन नॉट a प्लेट्स के बीच में। फिर जब हमें यहाँ पर क्या करता हूँ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी मैंने, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दो तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E की वैल्यू, वो E की वैल्यू जो होती है टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में, वो इतनी हो जाती है k एप्सिलॉन नॉट a टाइम्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहती है यहाँ पर किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि जो ये प्लेट जो इस पे फोर्स लगा रही थी, ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इस नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे जो फोर्स लगा रही थी, उस फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, इसके अंदर जो आइसोलेटेड कैपेसिटर है, आइसोलेटेड कैपेसिटर मतलब ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो इस पे चार्ज, इस पे क्यू रहेगा, इस प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू रहेगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली डाल दूं, यहाँ पर डायरेक्टली डाल दूंगा तब भी इस वाली प्लेट पर क्यू ही चार्ज रहेगा और इस पे माइनस क्यू ही चार्ज रहेगा अभी भी, क्योंकि इससे भी कनेक्टेड नहीं, चार्ज यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो जब मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/k टाइम्स हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, पर फोर्स क्या होता है, ये प्लेट इस प्लेट पर उतना ही फोर्स लगाती है, रिमेन सेम। क्यों, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले तो यहाँ पर जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे हम, तो इसमें क्या होता है, अगर कंप्लीटली मैं फिल करता हूँ, पार्शियली फिल करता हूँ, तो दोनों केस में यहाँ पर थोड़ी सी जगह रहती है, हल्की सी जगह मिलेगी तुम्हें स्लाइटली, मतलब पूरा दोनों को डाइलेक्ट्रिक और मेटल को एकदम फिक्स नहीं मान सकते, मतलब दोनों फुली कनेक्टेड नहीं है। फुली कनेक्टेड मतलब बोल सकते हैं कि उनके बीच में बिल्कुल भी एयर या बिल्कुल भी वैक्यूम नहीं बनेगा, भले वो 1 mm की बने या 1 माइक्रो mm की बने या 1 नैनोमीटर की बने, बीच में स्पेस हल्की सी पर वो बनेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये प्लेट और इस प्लेट पर जो, इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रहेगा q/ε0 a, इस प्लेट की वजह से, सॉरी q/2 भी आएगा यहाँ पर, इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अंदर की बात नहीं कर रहे, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, पर इस प्लेट की वजह से यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी रहेगी,
बीच की स्पेस की बात नहीं कर रहा, मैं प्लेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें इसमें दोनों में डिफरेंस है। तो ई जो आएगा वो इतना आएगा, ई इतना आएगा, तो जो फोर्स लगेगा फोर्स चेंज होगा, फोर्स की वैल्यू इतनी रहेगी। तो अगर आइसोलेटेड कैपेसिटर है तो आइसोलेटेड कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करवाता हूं तो उनकी बीच की स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज होता है 1/k टाइम्स, पर एक प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट पे जो फोर्स लग रहा है, इस प्लेट की वजह से इस पर जो फोर्स लग रहा है वो डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज नहीं होगा। इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा प्लेट की वजह से प्लेट पर, तो फोर्स भी चेंज नहीं होगा, फोर्स सेम रहेगा, रिमेन सेम। तो कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन यही होता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर बीच की स्पेस में, इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पर फोर्स भी डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, फोर्स सेम रहता है, फोर्स चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस प्लेट की वजह से इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन क्या था, एक ग्राफ बन रहा था पोटेंशियल का कैपेसिटर डिस्टेंस के साथ। तो ऐसे इसमें दिया हुआ था, ये बैटरी बनी हुई थी ऐसे, एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है। ठीक है, ये होमवर्क वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसको तुम जब इन दोनों क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो वो शायद क्वेश्चन नंबर 5 या 6 था, ये 8 या 9 होगा, उसे कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा। फिर इसमें क्या पूछा था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलते हैं हम, तो जो पोटेंशियल है V और यहां से इसकी डिस्टेंस मान लो ये यहां तो 0 डिस्टेंस है, x इक्वल टू 0, यहाँ x है या x इक्वल टू d है, कुछ भी है, तो x के साथ और b में क्या वेरिएशन है। ठीक है, सॉरी वेरिएशन भी दिया हुआ था, इस तरह से कुछ वेरिएशन दिया हुआ था। पूछा ये था कि C1 और C2 में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या करते हैं, नॉर्मली क्या मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि जैसे मान लो ये 10 वोल्ट है, अगर तो पॉजिटिव प्लेट की साइड यहां पर मैं 10 वोल्ट मान लेते हैं और इस वाले की साइड 0 वोल्ट मान लेते हैं, और दोनों का डिफरेंस 10 माइनस 0 10 वोल्ट, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर भी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसे ही माना हुआ है। तो क्या कर रहा हूं, यहां से जब तक मैं यहां तक चल रहा हूं, यहां से यहां तक चल रहा हूं, तो यहां पे कुछ भी नहीं है, ये खाली वायर है, उस पर ऑलमोस्ट पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल ड्रॉप 0, तो ये 0 चल रहा है पोटेंशियल ड्रॉप। फिर जैसे सी के क्रॉस आया, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, ये ऊपर चला गया, इतना वैल्यू पोटेंशियल, पोटेंशियल की इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से यहां चला तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहां से यहां ये ग्राफ ये इस चीज को शो कर रहा है, फिर मतलब पोटेंशियल ड्रॉप 0, यहां पे कोई पोटेंशियल नहीं गिर रहा। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला, वो इसको शो कर रहा है, मतलब ये V2 आ गया सेकंड वाले पे पोटेंशियल ड्रॉप। ऑब्वियसली ग्राफ से मुझे पता चल रहा है कि V1 और V2 में से कौन ज्यादा है, ऑब्वियसली V1 ज्यादा है, V2 कम है, और ये दोनों लगे हुए सीरीज में, तो सीरीज में क्या होता है C1/C2 इक्वल्स टू V2/V1। तो क्या है, V2 की वैल्यू कम है, V1 ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, इसका मतलब C1 कम होगा, C2 ज्यादा होगा, तो C1 की वैल्यू कम होगी और C2 की वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये वाला, एक ऑप्शन दिया होगा इस टाइप से, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया, वो यहां से यहां चले कुछ पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, यहां से यहां चले पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, यहां से यहां चले कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, यहां से यहां चले ये पोटेंशियल इतना, तो ये वाली वैल्यू कम दी हुई है इस ग्राफ में, ये ज्यादा दिया हुआ है, तो V1 ज्यादा है, V2 कम है, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, मतलब कैपेसिटेंस कम होगा, क्योंकि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से डाउट पूछा है, 14 से लेके 17 तक और 18 19 के, तो उनको भी देख लेते हैं एक बार क्वेश्चंस को। तो ये शीट तुम्हारे पास सबके पास होगी, ऐसे कोर एकेडमी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शीट मिली होगी सभी को। तो वीडियो को पॉज करके उस शीट को लेके आ जाओ, साथ में बैठ जाओ, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, रीड ही करूंगा खाली। ठीक है, इसमें कैपेसिटर वाला एक चैप्टर है, मिल गया पेज नंबर 22 पर, तो पेज नंबर 22 सब ओपन कर लेंगे, 21 22। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस कर रहे हैं पहले।
तो देखो इस तरह से डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो शीट है तुम्हारे पास, उसमें कैपेसिटर चैप्टर है, पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सी, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 माइक्रोफैरेड और ये बैटरी लगी हुई है ई। ऐसा एक डायग्राम बना हुआ है। और क्या दिया हुआ है, चार्ज Q2 ऑन 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, मतलब कि इस पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू दी है हमें, Q2 है उसका वैल्यू, वो C की इसकी वैल्यू के साथ वेरी करता है। और C की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, 1 माइक्रोफैरेड से लेके 3 माइक्रोफैरेड तक वेरी कर रहे हैं। और उसके साथ Q वेरी होता है, उसका ग्राफ दिया हुआ है Q और C का, कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा वो हमें बताना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं Q2 का वैल्यू निकालूंगा, Q2 कितना आएगा, उसको तुम भी निकाल सकते हो। तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। Q2 की वैल्यू निकालनी इन्हीं की टर्म में, ये जो दिए हुए हैं इन्हीं की टर्म में निकालनी। तो सबसे पहले चाहो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लो। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, ये 2 और ये 1 कितना हो गया 3, ये 3 और C किसमें पैरेलल में, तो 3C/3 प्लस C, तो ये C इक्विवेलेंट आ गया सबसे पहले मेरे पास, ठीक। ये C इक्विवेलेंट हो गया, तो टोटल चार्ज जो होगा बैटरी से जाएगा, तो टोटल चार्ज की वैल्यू अगर लिखना चाहो तो टोटल चार्ज लिख लो, तो C इंटू V, C इंटू E, तो ये हो जाएगा 3CE/3 प्लस C। ये चार्ज फ्लो है बैटरी से, अब ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा किस रेशियो में, 1:2 में जाएगा, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C होता है पैरेलल में। तो 1:2 में इस टोटल को डिवाइड कर दो, तो 1:2 में डिवाइड करना आएगा तो क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 3CE, ये Q2 की वैल्यू मिल गई मुझे 2CE/3, 3 3 कैंसिल, 3 प्लस C मिल गया Q2, ठीक है। अब C की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 3 चेंज हो रही है, पहले मैं 1 पुट करके देखता हूँ। 1 पुट करूंगा C का वैल्यू, तो ये 1 2 इंटू 1 2, 3 प्लस 1, C इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैरेड पुट करो, Q2 कितना मिलेगा 2/4 E/2, और C का वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड पुट कर दो एक बार, 3 पुट करेंगे तो 3 6 6, तो ये Q का वैल्यू E हो जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है मुझे, इससे पता चल रहा है कि जैसे जैसे C की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, चार्ज की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ग्राफ जो है इंक्रीज होने वाला बनेगा, ठीक है। तो एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है हमारे पास, एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है इंक्रीज होने वाला, और एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज नहीं हो रही होगी। और यहां से तुम्हें Q2 के इस फंक्शन से इतना तो पता चल रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा। तो एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ ऐसे जो बन रहा है 1 पर और 3 पर, ये वाला ग्राफ से नहीं आएगा, इसको तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। क्यों, तो जब आता, जब ये नीचे वाला फंक्शन C नीचे C नहीं आता, सिर्फ ऊपर ही आता C सिंगल पावर, एक तो वैल्यू एक तो चीज कैंसिल होगी। अब मुझे इसमें देखना है कि ग्राफ का आंसर ये वाला होगा या ग्राफ का आंसर ये वाला होगा। दोनों में चेंज है, क्या है, दोनों में चेंज है कि इस वाले ग्राफ जो है जैसे जैसे C का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसका स्लोप जो है इंक्रीज होता जा रहा है। देखो स्लोप मतलब ये टेंजेंट बनाऊंगा, ये ज्यादा एंगल बनाती जाएगी, तो यहाँ से यहाँ स्लोप इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ इसमें देखूंगा तो इसमें कंटिन्यूसली स्लोप डिक्रीज होता जा रहा है। धीरे धीरे टेंजेंट आएगी वो इसके पैरेलल आएगी, तो इसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है और दूसरे वाले में स्लोप इंक्रीज हो रहा है। और ये हमारा फंक्शन है, तो इस फंक्शन से मैं स्लोप निकाल सकता हूँ। स्लोप निकालना आता है, कैसे निकालते हैं हम स्लोप, स्लोप निकालते हैं हम डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन कर दो dq/dc, स्लोप कैसे निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट 2 और ये तो कांस्टेंट है, c के रेस्पेक्ट में करेंगे हम। नीचे आ जाएगा 3 प्लस c का स्क्वायर, और ऊपर 3c है, तो 3 प्लस c पहले बाहर रहेगा, u/v वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, फिर बाद में आ जाएगा 3c का होगा तो 3, ठीक है। और नहीं, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, ये c और 3 प्लस c, तो 3 प्लस c का स्क्वायर, 3 प्लस c पहले बाहर रहेगा, c का 1 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर c बाहर रहेगा, 3 प्लस c का 1 हो जाएगा, c और c कैंसिल, ये हो जाएगा 6e/3 प्लस c का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा स्लोप dq/dc। स्लोप दिख रहा होगा, स्लोप डिफरेंशिएशन सबको करना आता है, स्लोप आ गया।
तो स्लोप में देखो जैसे जैसे सी का वैल्यू बढ़ाऊंगा मैं, यहां से ध्यान से देना, सी का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करूंगा स्लोप की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सी को 1 से लेकर मैं 3 तक पुट करूंगा तो स्लोप क्या आएगा मुझे, डिक्रीज होता हुआ मिलेगा। यहां पर ये डिक्रीज हो रहा है स्लोप, तो यही वाला हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर मिलेगा मुझे क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 22 प्रीवियस ईयर्स 2014 से 17। आंसर इसमें सेकंड वाला आ जाएगा, तो सेकंड नंबर वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा था स्टूडेंट ने। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा क्वेश्चन जस्ट हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर वाला, कितने कैपेसिटर लगाएंगे मिनिमम, तो 2 माइक्रोफैराड मुझे टोटल बनाना है और टोटल 1 किलो वोल्ट लगाना है। 1 किलो ना 1000 हो गया, फाइनल बनाना है 2 माइक्रोफैराड और टोटल 1000 वोल्ट। मेरे पास जो कैपेसिटर अवेलेबल है वो 1 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर है और विथस्टैंड विद मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस 300 वोल्ट, मतलब 300 वोल्ट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो देखो मुझे 1000 वोल्ट अप्लाई करना है, तो 1000 को 300 300 300 के पार्ट्स बना दो, तो 300 300 300 बनाऊंगा तो 3.3 के आसपास कुछ आएगा। तो ऐसे 3.3 में कैपेसिटर नहीं लगा सकता, मैं तो या 3 कैपेसिटर लगा सकता हूँ या फिर 4 लगा सकता हूँ। जैसे हम कैसे, इससे पहले वाले में क्या किया था हमने, 1000 वोल्ट लगाना था टोटल, एक पे 250 तो 4 आ गया था डायरेक्टली, तो मैंने 1 2 3 4 ऐसे लगा दिए थे। पर अभी क्या है, अभी 300 है तो 3.3 आएगा। अब 3.3 तो लग नहीं सकता, तो 3 लगेगा 4, तो अगर मैं 3 लगाता हूँ, मान लो 3 लगा रहा हूँ 300 वोल्ट के, तो कितना बना 900, तो 900 नहीं चाहिए मुझे, 1000 चाहिए। ठीक है, अगर मैं 3 लगाता हूं और इसके अक्रॉस लगा देता हूं कितना 1000 वोल्ट, तो जैसे ही 3 लगाने के बाद 1000 वोल्ट लगाता हूं मैं, तो क्या होगा, इस पर इसको भी 333 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 333 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 333 वोल्ट मिलेगा, और वो एक्सीड कर जाएगा। एक्सीड कर जाएगा मतलब कैपेसिटर काम करना बंद कर देगा। तो 300 या उससे कम लगा सकते हैं, ज्यादा नहीं लगा सकते, तो 300 से कम चलेगा, कम चलेगा मतलब 4 कर दो, तो जैसे 4 करूंगा मैं तो ये वापस 250 250 250 हो जाएगा, और ये हमारा चल जाएगा, कम वाला चल जाएगा, ज्यादा वाला नहीं चलेगा। ठीक है, ये भी 1 माइक्रोफैराड 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 है, सब 1 1 1 है, तो 1/4 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, पर मुझे 1/4 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल आंसर चाहिए 2। 2 कब मिलेगा, जब मैं यहाँ पर क्या करूँ 8 से मल्टीप्लाई करूँ, तब तो 2 मिलेगा। मुझे 1/4 नहीं चाहिए, मुझे टोटल आंसर 2 चाहिए, तो 1/4 2 से कब बनेगा, जब 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पर 8 कैपेसिटर यहाँ पर भी लगेंगे, 8 यहाँ पर भी लगेंगे, 8 यहाँ पर भी लगेंगे, 8 यहाँ पर भी लगेंगे, तो 8 8 8 8 टोटल हो गए 32। तो इसमें भी सेम वैसे ही आंसर आ गया 32 वाला हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा है 2018 और 19 में, तो 2018 और 19 में कहां पर है, ये मिल गया, ठीक, पेज नंबर 13 पर, जो 2018 से 19 वाला जो सेक्शन है उसमें पेज नंबर 13 कैपेसिटेंस, इसमें क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, ठीक है, सबको मिल गया होगा, 18 से लेकर 19 वाला सेक्शन, प्रीवियस ईयर की जो शीट है हमारे पास उसमें। ठीक है, तो ये बैटरी, ये कैपेसिटर, ठीक है, थोड़ा ऐसा बना हुआ है, और एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, ये C है और ये है 3C, ये A, ये स्विच, ये B, ये जो भी कुछ भी मान लो इसको। अब इसमें क्या है, आफ्टर द स्विच एस इज टर्न फ्रॉम पोजीशन A टू पोजीशन B, A से B पर पोजीशन में शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब A पर अभी लगा हुआ है, इसको B पे ला रहे हैं, यहां से हटाकर यहां पे ले आते हैं। The energy dissipated in the circuit in terms of capacitance C and total charge Q। तो
तो टोटल चार्ज Q का मतलब क्या है यहाँ पर? टोटल चार्ज Q का मतलब है जब इससे कनेक्ट हुआ तो इस पर कितना चार्ज आया होगा, वो मान लो Q है, ठीक है। कैपेसिटेंस C है, चार्ज Q है, इनिशियल टोटल एनर्जी, ये तो कनेक्टेड है नहीं, कनेक्टेड नहीं है तो इस पर चार्ज जीरो होगा, चार्ज जीरो तो इसकी एनर्जी भी जीरो। इस पे चार्ज Q है तो कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय 2C, तो इनिशियल एनर्जी आ गई। अब क्या होगा, इसको यहां से हटाकर मैं यहां पे लगा रहा हूं। अब ये तो चार्ज है और इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, इस पर ज्यादा पोटेंशियल, इस पे कम पोटेंशियल, तो चार्ज फ्लो में स्टार्ट कर देगा, इधर से चार्ज इधर जाएगा। अब ये तो हटा दो, ये हट गया तो मतलब ये कुछ काम का नहीं है, यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया हमने, ये कुछ काम का नहीं है, इधर से इधर चार्ज फ्लो होता जाएगा। कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं जाता। तो पोटेंशियल V1 इक्वल्स टू V2, इसको इसका पोटेंशियल सेम, इस पे चार्ज मान लो Q1 C, इस पे चार्ज Q2 3C, तो Q1 Q2 कैपेसिटेंस के रेशियो में बढ़ जाएंगे 1:3 में, और ये Q1 Q2 1/3, तो जो इस पर चार्ज इस पर चार्ज रहेगा, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो टोटल चार्ज Q है, ये जो टोटल चार्ज है इस पे तो कुछ नहीं है, इस पे जीरो है, जो टोटल चार्ज Q है वही दोनों पे डिवाइड होगा, थोड़ा इसको मिलेगा थोड़ा इसको मिलेगा, तो Q को डिवाइड करो किसमें 1:3 में, 1:3 में डिवाइड किया तो Q को 1:3 में डिवाइड करना है, Q1 क्या हो जाएगा मेरे पास Q/4 और Q2 क्या हो जाएगा 3Q/4, ओके डिवाइड, इसका रेशियो निकालेंगे तो 1:3। अब फाइनल एनर्जी, तो फाइनल एनर्जी देखेंगे तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी एनर्जी मतलब इस पर कितना चार्ज है Q/4, कैपेसिटेंस है तो होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C, इसकी एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2C, C का वैल्यू 3C है इसका, सॉल्व कर लो इसको, तो ये Q/4 यहां भी आ रहा है, 2C और 2C यहां भी आ रहा है, तो ये Q स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और ये 2C, ये कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ 3 का स्क्वायर बाई 3 मतलब 3 बचेगा, तो ये 4 और ये 16, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये Q फाइनल हो जाएगा हमारा Q स्क्वायर अपॉन 8C। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, लॉस कितना होगा ये हमसे पूछा है, तो लॉस हमेशा निकालते हैं, इनिशियल ज्यादा होता है फाइनल कम होता है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो Q स्क्वायर बाई 2, सो Q स्क्वायर बाई C 1/2 माइनस 1/8, ये सॉल्व करना आता है तुम्हें, 8 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये 3Q स्क्वायर बाय 8C, ये हमारा एनर्जी लॉस हो जाएगा। क्या किया, टोटल चार्ज दिया भाई Q, इस पर टोटल चार्ज Q है, जब बैटरी से कनेक्टेड है, ये इधर नहीं इधर लगा हुआ है, ठीक है, इसमें एनर्जी इतनी होगी। अब उसके बाद इसको यहां से लेके यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो जैसे शिफ्ट करेंगे इससे चार्ज फ्लो होना स्टार्ट करेगा, तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं रहता, तो इसका पोटेंशियल सेम होगा। अब थोड़ी देर बाद इस पे चार्ज Q1 मान लो, इस पे फाइनल चार्ज Q2 मान लो, तो उनका रेशियो 1:3 आएगा, कैपेसिटेंस के रेशियो में बढ़ेगा, तो टोटल Q जो है 1:3 में बांट दो, तो 1 पार्ट इसको 3 पार्ट इसको, तो Q/4 इसको मिलेगा, 3Q/4 इसको मिलेगा। अब एनर्जी निकाल लो, इसका एनर्जी वही Q स्क्वायर बाय 2C, इसका एनर्जी Q स्क्वायर बाय 2C, सोल्व किया, ये फाइनल इतना आ गया, इनिशियल इतना था, फाइनल इतना है, लॉस कितना होगा, ये लॉस आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है हमें 3Q स्क्वायर बाय 8C, तो ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसमें ग्राफ दिया हुआ है हमारे को, उसको देख लेते हैं। तो ग्राफ है Q है और टाइम है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, ठीक है, पेज नंबर 13 पर ही क्वेश्चन नंबर 14, चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इन अ सर्किट एज फंक्शन ऑफ टाइम इज शोन इन द फिगर, तो ऐसे दिया हुआ है, ये फिर है, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, ये कुछ 3 और 2 के बीच में कुछ आ रहा है। यहाँ पर हमसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो t इक्वल्स टू 4 पर I का वैल्यू क्या होगा, Q ये t है, तो I को लिखते हैं dq बाय dt
t इक्वल्स टू 4 पे चार्ज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट तो करंट 0। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 14 जिसने भी पूछा है। थोड़ा सा और दिमाग की क्षमता बढ़ाओ, ठीक है। तो इसमें और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, जैसे 2018 से लेकर 19 तक अराउंड 15 क्वेश्चन है टोटल जो दिए हुए इसके अंदर। तो जिन्होंने भी सॉल्व नहीं किए ये क्वेश्चंस तो उनको कंप्लीट कर ले, अगर ये चैप्टर तुम्हें समझना है अच्छे से, और ये भी आइडिया लगाना है कि पहले जो 2-3 साल जो निकल गए हमारे, या 4-7-8 साल निकल गए, उनमें क्या क्या इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। जब ये तुम्हारे जेईई मेन वाले सॉल्व हो जाते हैं कंप्लीट 2014 से लेकर 19 जो भी तुम्हें मिली है शीट्स 20, तो उनको कंप्लीट कर लेना है, सॉल्व पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। फिर ये तुम्हें इजी लगने लगते हैं जब सॉल्व करते करते, जब इजी लगने लग जाए तो फिर क्या करना है, फिर तुम्हें एडवांस वाले भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर 2019 में पूछे गए, 18 में पूछे गए, 17, 14 जिसमें भी पूछे गए, तो उन एडवांस वाले क्वेश्चन तुम कर सकते हो। वो भी ज्यादा टफ नहीं होगी, इनसे थोड़ा सा ज्यादा लेवल होगा, पर जैसे जैसे ये अगर तुम्हें इजी लगने लग गए तो फिर वो भी बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो कोई एडवांस कोई हरी चीज नहीं होती, वो क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है। तो जिनके पास भी शीट नहीं है तो वो कोचिंग में आके शीट को ले लो, ठीक है। यहाँ पर इंस्टीट्यूट में आना है, इंस्टीट्यूट में डेस्क पे तुम पूछोगे, बात करोगे, तुम्हें शीट वगैरह मिल जाएगी और उनसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन पूछे हैं, तो क्वेश्चन बैंक इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। तो उसके भी क्वेश्चन है कुछ, तो उनको अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, उनको एक बार फिर दोबारा से अच्छे से सॉल्व करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ चैप्टर को, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन जिसने भी पूछे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सिंपल है, तो इनको दोबारा एक बार फिर से ट्राई करें। और जिन्होंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, जैसे जैसे लेट होते जाओगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि मैं लास्ट एक और लेक्चर और बना सकता हूँ डाउट से रिलेटेड, ठीक है। अगर तुम पूछोगे तो मैं डाउट से रिलेटेड एक और चैप्टर, एक और लेक्चर बना देंगे हम कैपेसिटर से रिलेटेड, नहीं तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा मैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो जो भी तुम्हें डाउट्स पूछने हैं अभी 1-2 दिन के अंदर पूछ लो। अगर तुम्हारे डाउट्स नहीं आते मेरे पास बिल्कुल भी, तो जो नेक्स्ट लेक्चर वो डाउट लेक्चर नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिलेगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर हो जाएगा वो, तो फिर तुम्हारे डाउट्स रह जाएंगे फिर, ठीक है। मतलब अच्छे से तुम उनको समझ नहीं पाओगे, तो उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो नीट वाले अगर देख रहे हैं तो नीट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, जो जेईई वाले हैं जेईई वाले प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लो, और जो और ज्यादा करना चाहते हैं वो एडवांस की भी कर लो कंप्लीट, ठीक है। और इस तरह से तुम्हारा चैप्टर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, ज्यादा टफ चैप्टर नहीं, इजी चैप्टर है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो बन जाएगा, ठीक। जैसे अभी हमने क्वेश्चंस किए होंगे तो मैं इजी लगने लग होंगे क्वेश्चन, तो आ रहा हो तुम्हें समझ में। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।